सो आपने सोचा कैसे, मतलब कुछ कहीं पे थॉट प्रोसेस आया होगा कि मुझे सीए करना है? इनिशियल जो एक थॉट आता है ना कि मुझे ये जाना है, क्योंकि आपने बोला 10th तक क्लियर नहीं था, 12th में भी क्लियर नहीं था, तो वो जो पहला सीड ऑफ थॉट आया वो कहाँ से आया और किससे कंसल्ट किया? क्या फैमिली मेंबर से कंसल्ट किया, फ्रेंड से कंसल्ट किया, कोई टीचर था, कोई सीनियर था, कैसे किया? एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मेरा डिसाइडेड था कि कुछ भी करना है बट सीए कभी नहीं करना है। सो आपने जो तैयारी स्टार्ट किया तो एक तो हो गया कि घर में एक सलाहकार है और फ्रेंड्स का एक आपका ग्रुप है, तो लेकिन जो एक होता है ना कि आप किसी पे डिपेंड हो, तो वो आपका डिपेंडेंसी किस पे था कि आपने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया था, जो आपने बोला कि शायद आपने सीपीटी के लिए नहीं किया था, तो आपने मटेरियल्स कहाँ से लिए? मतलब ऑनलाइन वीडियोस देखे या कोई मेंटोर था, कैसे किया अप्रोच? जब आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, शायद से बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, बट अप्रोच कैसे करते हैं कंपनीज को? कुछ लोगों के रेफरेंसेस हो जाते तो वो रेफरेंस से कर देते, जिनके अलग कॉन्टैक्ट्स है या तो उससे करो, या फिर अगर जैसे आपने बताया कि आपकी ऑडियंस टियर 2 टियर 3 सिटीज की है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उनके वो मेहनती बहुत होते हैं, बहुत उनमें मेहनत करने का जुनून होता है, बट इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, रेफरेंस नहीं होते, तो उनको समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाए। तो आई वुड सजेस्ट इज लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपका कोई मंत्रा ऐसा जो आपने फॉलो किया कि मेरा एक स्टडी का रूटीन था या ये जो मटेरियल्स थे इसको कोई पर्टिकुलर टाइमिंग था, तो कोई अगर 3 या 5 मंत्रा देना हो जो कि एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है सीए के लिए, तो वो क्या होगा? क्या आपने भी इस साल इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है और आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, या आप रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक यह डिसाइड नहीं किया है कि आपको इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है, कौन से कोर्स में दाखिला लेना है, तो आज का एपिसोड बस आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट है सीए सुरभि गांधी, जो कि खुद इंटरमीडिएट के एग्जाम तक यह क्लियर नहीं थी कि उनको करना क्या है। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें सीए बनना है। सो सीए बनने के सफर के बारे में, कि सीए जब उन्होंने बनने का डिसीजन लिया तो उसके बाद जो शुरुआती जानकारी होती है उन्होंने कहां से इकट्ठा किया, एग्जाम के सिलेबस के बारे में उन्होंने कहां से जानकारी प्राप्त की, और कैसे उन्होंने सही कोचिंग का चयन किया, और प्रिपरेशन के दौरान कैसे उन्होंने अपने पढ़ाई को एक तरीके से अंजाम दिया, इन सब के बारे में हमने डिटेल में सीए सुरभि गांधी से बातचीत किया है। हमने उनसे आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत किया है, आर्टिकलशिप के साथ साथ फाइनल एग्जाम्स का प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया उन्होंने, उसके बारे में बातचीत किया हमने। क्या टाइम मैनेजमेंट एक तरीके से सबसे बड़ा स्किल है सीए एग्जाम्स के प्रिपरेशन और सीए एग्जाम क्लियर करने के मामले में? हमने उनसे सीए क्लियर करने के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बारे में बातचीत किया है। हमने उनसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी डिस्कस किए हैं जो कि किसी भी सीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हमने उनसे उनके पैशन जो कि योगा है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, कैसे उनको ऋतिक रोशन से भी उनके योगा के माध्यम से एक तरीके से सराहना मिला, हमने उसके बारे में बातचीत किया है। सो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें, और आपको यह एपिसोड अगर अच्छा लगता है तो आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ साझा जरूर करें। तो आइए मिलते हैं सीए सुरभि गांधी से। हाय सुरभि, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे। हम एक डिटेल कन्वर्सेशन करेंगे। बेसिकली ये कन्वर्सेशन जो हम करने वाले हैं वो सीए स्टूडेंट्स को एक पाथ दिखाने वाले हैं कि सीए कौन कर सकता है, कैसे स्टार्ट करना है और उसका क्या ओवरऑल प्रोसेस है। सो उसके पहले कि हम डिटेल में जाएं और वो कन्वर्सेशन करें, अगर आप अपने बारे में एक अपना बैकग्राउंड, कि आप कहाँ पे पली बढ़ी, क्या आपका इनिशियल एजुकेशन रहा और सीए के बारे में आप कैसे सोची, तो ओके। सो थैंक यू सर्वेश फॉर हैविंग मी। तो मेरा नाम सीए सुरभि गांधी है और मैं मई 2022 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। और जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, आई एम विद सीए, आई एम ऑल्सो योगा ट्रेनर, एन आर्टिस्ट, एन एंकर और अ पॉडकास्ट होस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर। और शुरू में जब मैंने 10th पास किया था तब मैं ये भी श्योर नहीं थी कि मुझे सीए करना है कि नहीं करना है, बट फिर मैंने कॉमर्स ले लिया था। उसके बाद 12th
के बाद वापस सेम सिचुएशन पे आ गई थी कि शुड आई टेक कॉमर्स या फिर मैं कोई और चीज में जाऊं जिसमें मेरा पैशन है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। बट देन CPT जो हमारे टाइम था, जो CA का फर्स्ट लेवल होता है, फाउंडेशन जो, हाँ फाउंडेशन, तो उसमें मैंने एग्जाम दिया और लकीली मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। अब ऐसा होता है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। तो फिर ऐसे करके मैं नेक्स्ट लेवल इंटर में आ गई थी। बट स्टिल मेरे मन में एक डाउट था कि मुझे CA करना है कि नहीं करना है, शुड आई डू इट, शुड आई क्विट, और मैंने वो बहुत डाउट के साथ किया। तो इसलिए जब इंटर का था फर्स्ट लेवल मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब अगर मैं इसमें घुसी हूँ तो या तो मुझे पूरा 100% देना है या फिर पूरी तरह से छोड़ देना है। फिर मैंने वापस अपना 100% दिया, 3 महीने अपना आपको रूम में बंद कर दिया और फिर मैंने वापस पढ़ाई की और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा इंटर हो गया। CA फाइनल में आ गई मैं, आर्टिकलशिप थी बीच में, वो मैंने की और मेरे टाइम बीच में कोविड आ गया था। तो कोविड के टाइम मैंने लोगों को योगा सिखाना स्टार्ट किया था और उसी बीच मैंने कुछ शूट्स किए थे टीवी के लिए, नेशनल टेलीविजन के लिए। ऋतिक रोशन तक मेरा योगा पहुंचा था और उन्होंने उनके इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। बट दैट इज फॉर अनदर जर्नी। बट अगर CA की जर्नी पे आए तो फिर मैंने फाइनल के एग्जाम्स दिए और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सिंस मैं एक बार इंटर में ऑलरेडी फेल हो चुकी थी, नहीं हुआ था क्लियर, तब बच्चे के मन में ऐसा होता है कि यार फाइनल आए तो कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, कमरे में सिर्फ हर जगह पेपर्स चिपके हुए। बट कहीं ना कहीं एक डर था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और उसके चक्कर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ। भले मैंने बहुत पढ़ाई की, मतलब अपना 100% दिया, और फिर वापस मैंने सेकेंड अटेम्प्ट जो गलतियां हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वापस पढ़ाई की और ऐसे करके मैं CA बन गई। सही है। आपने सोचा कैसे, मतलब कुछ कहीं पे थॉट प्रोसेस आया होगा कि मुझे CA करना है? इनिशियल जो एक थॉट आता है ना कि मुझे ये जाना है, क्योंकि आपने बोला 10th तक क्लियर नहीं था, 12th में भी क्लियर नहीं था, तो वो जो पहला सीड ऑफ थॉट आया वो कहाँ से आया और किससे कंसल्ट किया? क्या फैमिली मेंबर से कंसल्ट किया, फ्रेंड से कंसल्ट किया, कोई टीचर था, कोई सीनियर था, कैसे किया? एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मेरा डिसाइडेड था कि कुछ भी करना है बट CA कभी नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रही थी कि आसपास मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स थे, सब CA के पीछे भाग रहे थे। और मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ नया करना है, सबसे अलग हटके कुछ करना है। बट फिर 12th का रिजल्ट आया और 10 दिन और फिर 12th का रिजल्ट आया और मैं 10 दिन तक एक कंफ्यूजन में थी कि क्या करूं, और सिंस ऐसे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी, तो CPT जो फाउंडेशन था उसका लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का। तो मैंने सोचा कि चलो रजिस्टर कर लेते, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वैसे भी CA नहीं करना था। और ऐसे करके मैंने रजिस्टर कर दिया। और सिंस मेरी बड़ी बहन भी CA कर रही थी तो कहीं ना कहीं एक होता है कि घर में गाइडेंस मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने रजिस्टर कर दिया था। और फिर मैंने क्लासेस किए, ऑफलाइन क्लासेस किए, इंटर के मैंने ऑनलाइन क्लासेस किए और फाइनल के भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस किए। जब आपको एक तरीके से जो ये सिलेबस एक तरीके से पता चला होगा, राइट? फाउंडेशन में 4 है, उस टाइम पे आपके टाइम पे 8 सब्जेक्ट थे, राइट? फाउंडेशन में हमारे टाइम 4 पेपर थे और चारों MCQ थे। अब पैटर्न चेंज हो गया है तो अब MCQ और थ्योरी पेपर हो गया, दोनों हो गया है फाउंडेशन में। और उसके बाद जो थे वो 7 पेपर हो गए, राइट? करेक्ट, हाँ। तो ये सब पता चला कि आपको ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है, तो इसको कैसे स्ट्रक्चर किया? किसी से बना, मतलब जब रोड मैप बनाया होगा कि नहीं ठीक है, पहले में ये है, दूसरे स्टेप में जाना है तो ये 7 पेपर्स होंगे, तीसरे में ये है, तो उसके लिए किसी से डिस्कस किया, गाइड लिया, कैसे? तो देखो, जब ऑनेस्टली बोलूं तो जब शुरू किया CA तब तो कुछ भी नहीं पता था। तब सिर्फ इतना पता था कि CA कॉमर्स के एरिया में, फील्ड में बेस्ट कोर्स है, बहुत इज्जत मिलती है और बहुत पैसा मिलता है। सीधा ऐसा हुआ कि स्विमिंग पूल में जंप किया और फिर स्विमिंग करना सीखा, सही बोलूं तो शुरू में नहीं पता था कि ये सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट में ये होता है, ये सब्जेक्ट में ये करना होता है। इट इज जस्ट कि जब स्टार्ट किया धीरे धीरे अपने आप पता चलता रहा कि कौन से सब्जेक्ट कैसे होते हैं, किस में थियोरी होता है, किस में प्रैक्टिकल होता है, और ऐसे। और फिर मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो CA कर रहे थे, तो हम साथ में एक दूसरे को गाइड करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे पढ़ाई में। मेरी बड़ी बहन थी तो ऐसे पता चला। तो आपकी बड़ी बहन का, आपके जब आपने स्टार्ट किया तो वो कर चुकी थी क्लियर, कि उनका भी चल ही रहा था उस टाइम पे? उनका भी चल ही रहा था। अच्छा, चल रहा था। सो जब
सीपीटी के लिए गए आप, जो कि अभी फाउंडेशन है, तो उसमें जो सब्जेक्ट थे 4 सब्जेक्ट थे, तो उसमें से कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाया कि नहीं पहले इसको करते हैं बाद में इसको करते हैं। एक तरीके से जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए मैं ब्रेक करने का कोशिश कर रहा हूँ कि सीए जब जा रहे हो आप करने, तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, तो उसके तो यूजुअली जब भी आप पहले फाउंडेशन में हो या फिर इंटर में हो या फिर फाइनल में हो, द अप्रोच इज कि हमेशा स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या ना कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सम सॉल्व करने होते हैं, और थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं, लॉ चेंज हो गया या फिर कोई नया बजट आ गया या फिर कोई गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसीज में चेंजेस हो गए, तो मेजरली वो देखे जाते हैं कि वो थ्योरी सब्जेक्ट में आते हैं। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए और फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बाद थ्योरी पे जाना चाहिए। ओके, तो बेसिकली एक तरीके से जो मेन क्रक्स निकल के आया कि जो स्टैटिक है, जो फैक्चुअल है, जहाँ पे प्रॉब्लम है या तो मैथ वाले जो चीजें हैं उनको सॉल्व करने का पहले स्टार्ट कर लो, जो डायनामिक है जो कि चेंज होते रहते हैं, वो लॉ चेंज होंगे, बजट आएगा, उनको थोड़ा बाद में करो, राइट? हाँ। सो आपने जो तैयारी स्टार्ट किया, तो एक तो हो गया कि घर में एक सलाहकार है और फ्रेंड्स का एक आपका ग्रुप है, तो लेकिन जो एक होता है ना कि आप किसी पे डिपेंड हो, तो वो आपका डिपेंडेंसी किस पे था कि आपने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया था, जो आपने बोला कि शायद आपने सीपीटी के लिए नहीं किया था, तो आपने मटेरियल्स कहाँ से लिए, मतलब ऑनलाइन वीडियोस देखे या कोई मेंटोर था, कैसे किया अप्रोच? तो सीपीटी में मैंने क्लासेस लिए थे, ऑफलाइन क्लासेस लिए थे। अच्छा। और उन जो भी क्लासेस में पढ़ा था मैंने उनके नोट्स ही रेफर किए थे। बट आई वुड सजेस्ट कि सीए जो भी बच्चा कर रहा है उसको हमेशा अगर कोई चीज पास करवा सकती है तो वो सिर्फ एक चीज है, एंड दैट इज सेल्फ स्टडी। आप कोई सी भी क्लासेस चले जाओ, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लासेस चले जाओ, जो सबसे अच्छे टीचर है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, सब सेम सिलेबस पढ़ाते, सेम बुक्स से पढ़ाते, बट द पॉइंट इज कि आप वापस खुद से मेहनत करने के लिए कितने रेडी हो, खुद से सेल्फ स्टडी कितना डालते हो, खुद के एफर्ट्स कितना डालते हो, और फिर उस पर डिपेंडेंट है कि सीए क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे एग्जाम। आज के डेट में कह लो एक जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो एक प्रॉब्लम है और एक वो अच्छी बात भी है। अब इतने सारे रिसोर्सेज है, पहले ताकि रिसोर्सेज मिलते नहीं थे, अभी रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें से फाइनल करना कि कौन से रिसोर्सेज को लेना है, उसके लिए किससे सलाह ले, मतलब तो फर्स्ट तो मैं ये सबको सजेस्ट करूंगी कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल होता है आईसीआई का वो ही रेफर करो, या फिर अगर आप क्लासेस के नोट्स भी रेफर कर रहे हो तो ऐसे नोट्स लो जहाँ पे इंस्टीट्यूट के टॉपिक्स हर चीज कवर की जाए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक्स उनके बुक्स में हो, जैसे हर क्लासेस वाले अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं, अपने अपना मार्केटिंग के लिए या फिर बच्चों के लिए बुक्स होती है, उनकी टेक्स्ट बुक्स होती है, बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है, जो बुक्स है, उनसे ही पढ़ो, या फिर अगर क्लासेस वाले से पढ़ो तो मेक श्योर कि हर चीज कवर्ड हो। ओके, सो जो मेंटर होता है कोई भी कोचिंग का, या क्योंकि आपने ऑफलाइन किया है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो आपका रिसोर्सेज है सिलेक्शन में? क्योंकि अगर एक कोचिंग का जो आपने बात किया, तो वो तो जो अपना मटेरियल देंगे बोलेंगे इसको कवर कर लोगे तो आपका हो जाएगा, मोस्टली जो लोग बोलते हैं, बट आप बोल रहे हो कि नहीं, जो मेन आईसीएआई से आता है उसको आपको रेफर करना है, तो उसमें सामंजस्य कैसे बैठा है कोई? तो जैसे अगर आप कोई क्लासेस के नोट्स ले रहे हो तो पहले तो क्लासेस के नोट्स पढ़ लो, और फिर साइड बाय साइड इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को भी खुला रखो, ताकि अगर कोई टॉपिक या कोई सम या कोई इलस्ट्रेशन, कोई एग्जांपल क्लासेस की बुक में मिस हो गया तो साइमल्टेनियसली इंस्टीट्यूट की बुक भी रेफर करते जाओ। कहीं पे कोई ऐसा रेड फ्लैग या जहां पे ऐसा लगे कि नहीं यार मैं गलत मेंटर के साथ जुड़ गया हूं या मैं गलत कोचिंग सेंटर पे आ गया हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबके पास 2-4 एक सेल्स हुक्स होते हैं, राइट? उससे वो आपको अट्रैक्ट कर लेंगे, आप एडमिशन ले लोगे, वहां पे तक तो पैसा चला गया आपका, थोड़ा टाइम भी चला गया, बट ऐसा कोई रेड फ्लैग जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि नहीं मैं गलत जगह पे हूँ, मेरा पैसा तो गया है लेकिन मैं अपना टाइम बचा के दूसरी जगह पे जाके एडमिशन लेता हूँ और वहां से तैयारी करता हूँ, तो ऐसा कुछ? तो एक बार ऐसा हुआ था, एक मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मैंने कोई क्लासेस में एनरोल करवा दिया था, उसकी अच्छी खासी बहुत ज्यादा फीस भर दी थी। और एक्चुअली मैंने वो क्लासेस इसलिए ली थी क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो वहां पे जा रहे थे, तो उनको देख देख के मुझे लगा कि वो जा रहे हैं, तो मैंने भी अपने आप को एनरोल कर दिया था, और एट द एंड बाद में वो टीचर ने जो पढ़ाया मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, बट फिर उसके मेरे पैसे वेस्ट हो गए, इसलिए फिर मैंने वापस मुझे क्लासेस लेने पड़े और ऑनलाइन क्लासेस लिए, फिर मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए। ओके, सो बेसिकली वो है कि वो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि नहीं आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, आप डिसाइड करो और वहां से निकल जाओ। और आई वुड सजेस्ट कि जब कोई सी भी टीचर
की फीस भर रहे हो या किसी भी टीचर के लिए पैसे भर रहे हो तो पहले उनके यूट्यूब के रिविजन लेक्चर्स देख लो। ओके, ठीक है। सो जब ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आता है या आर्टिकलशिप का प्रोसेस आता है तो वहां पे क्या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन ये सब, क्योंकि मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कुछ ऑडियंस है वो टियर 2 एंड बियॉन्ड वाले भी है, रूरल ऑडियंस भी है, जहाँ पे कि सीए वो शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि सीए करके भी होता है और इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन वाला या फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस आता है वहां पे कुछ ऐसा है रोड ब्लॉक या इजी टू गो है? सी ये तो बहुत टेक्निकल चीज है, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ये फॉर्म चाहिएगा वो फॉर्म चाहिएगा। वो जो भी है बच्चे को खुद से वेबसाइट पे जाके देखना है कि क्या क्या फॉर्म सबमिट करने, क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स है और फिर करना है। बिकॉज कुछ फॉर्म होते हैं 102, 108, ये सब आर्टिकलशिप में भी कुछ फॉर्म होते हैं, तो वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके वेबसाइट पे ये करे, चेक करे। अच्छा, तो वो उसके लिए वेबसाइट रेफर करो और उसके बाद आप उसी के हिसाब से चीजों को करो, राइट? सो जब आपने फर्स्ट वाला एग्जाम दिया, फर्स्ट का जब रिजल्ट आया तो क्या एक्सपेक्टेड था? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था फाउंडेशन में तब तो मुझे पता था कि शायद हो जाएगा, बिकॉज हमारे टाइम में एमसीक्यू था, तो बहुत हद तक इसमें लक भी लगता है एमसीक्यू में। बट अब वो नहीं हो सकता बिकॉज अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का। फिर वो मेरा हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब मैं इंटर में आई तो इंटर में मुझे पता था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ही अपना 100% एफर्ट नहीं डाला था। तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि मुझे सीए करना है कि नहीं करना है, तो उस चक्कर में मैंने पढ़ाई भी उस हिसाब से ही की थी, क्यों ना नहीं पढ़ा था अच्छे से, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में गई ना तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें घुसी हूँ तो या तो अपना 100% देना है या फिर पूरा छोड़ देना है। पर छोड़ने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपना 100% दिया और फिर मेरा क्लियर हो गया। फाइनल में जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मुझे पता था कि मैं क्लियर हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने उतने एफर्ट्स डाले थे, उतनी मेहनत डाली थी, 12-13 घंटे पढ़ाई की थी, रूम एकदम अकेले रहती थी बहुत महीनों तक। बट नहीं हुआ, तो दैट केम एज अ शॉक। और उसके बाद फिर फाइनल में जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो शांति से पढ़ाई की और फिर हो गया। ओके, जब आप फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आर्टिकलशिप और आपका इंटरमीडिएट दोनों साथ में चलते हैं। हाँ। सो उस टाइम पे बैलेंस कैसे बनता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट भी बढ़ गए, अभी जो नंबर ऑफ पेपर्स थे वो बढ़ गए और आपको आर्टिकलशिप के लिए भी टाइम देना है। हाँ। तो उसमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो, कितना टाइम पढ़ाई को देते हो और कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अगर उसके बारे में? तो जैसे ही इंसान का इंटर क्लियर हो जाता है वो आर्टिकलशिप में आ जाता है, और अब ये चैलेंज आता है कि उसको आर्टिकलशिप भी मैनेज करनी है और उसके साथ साथ सीए फाइनल की पढ़ाई भी मैनेज करनी है। तो अब आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि जब ये दोनों चीज मैनेज करनी है तो सबसे पहले क्लासेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की लो, जैसे क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सिलेबस सेम रहेगा, नोट्स अच्छे से मेंटेन करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। और जितना जितना क्लासेस में पढ़ाया, भले आपने ऑनलाइन क्लासेस ली या ऑफलाइन क्लासेस ली, आजकल तो सब ऑनलाइन ही ले रहे हैं बिकॉज बेस्ट फैकल्टीज की क्लासेस ऑनलाइन मिल जाती है, घर बैठे बैठे आप देख सकते हो। बट जितना भी सर ने पढ़ाया मेक श्योर कि उसी का उसी दिन आप वापस सेल्फ स्टडी कर लो, खुद से पढ़ लो, या फिर वीकेंड पे एक बार उसको गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो, बिकॉज नहीं तो क्या फ्रेश माइंड में। और ये है कि थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करने, सेलिब्रेशन नहीं करने, करो बट सबका एक सही टाइम होता है। मैं ये नहीं बोलूं 100% बंद कर दो, बट ऐसा है कि दोस्तों के साथ घूम रहे हो और पता है कि घर में इतना पढ़ना बाकी है, तो उस स्ट्रेस में मतलब मस्ती भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का प्लान बनाओ, किसी की भी मत सुनो। जो वीकेंड आपको मिलते हैं, सैटरडे संडे यूजुअली मोस्ट ऑफिसेज में छुट्टी होती है, 2 सैटरडे कभी कभी वर्किंग होते हैं, बट उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, एक डेडलाइन रखो कि ये डेट तक, ये महीने तक मेरा ये लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद एक चैप्टर, एक लेक्चर खत्म हो गया तो आई वुड सजेस्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ और एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ और उनको साथ में पढ़ो, और वो खत्म हो गया उसके बाद स्विच टू दूसरा अनदर सब्जेक्ट। गॉट इट। सो जब आपने फाइनल का दिया था, आपने बोला कि फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ, जब फाइनल हो गया तो पहले तो एक बार आर्टिकलशिप का इंपॉर्टेंस बताइए, सीए की जर्नी में कितना होता है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप सीए करके निकलते हो तो आपके करियर में, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ तो आर्टिकलशिप 3 तरह की होती है, मतलब बेसिकली फर्म्स जो होती है आर्टिकलशिप, जहाँ पे जो आपने थ्योरी पढ़ा होता है, इंटर में पढ़ा होता है, उसको अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का समय आ जाता है। तो इसमें आपको अपनी जो कंपनी, जहाँ भी कंपनी में आप आर्टिकलशिप इंटर्नशिप करोगे, वहाँ पे या तो मिड साइज फर्म होती है जहाँ पे हर चीज सिखाएंगे आपको, थोड़ा ऑडिट सिखा दिया, थोड़ा टैक्स सिखा दिया, थोड़ा इंटरनल ऑडिट सिखा दिया, थोड़ा जीएसटी सिखा दिया।
कुछ बिग फोर होती है। तो बिग फोर में क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आप सीख पाओगे बट उस चीज का मास्टर बन जाओगे। जैसे अगर ऑडिट कर रहे हो तो 2 साल आप पूरे ऑडिट ही करोगे। मतलब और अगर मिड साइज होती है तो आपको मिड साइज में स्विच करने का ये मिल जाता है, थोड़ा सा चांस मिल जाता है। और अगर कुछ स्मॉल फर्म होती है तो उसमें डिपेंड्स कि उनका काम क्या है, उस हिसाब से आपको उस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले तो अच्छे से डिसाइड करो कि आपको कौन सी फर्म में जाना है। सेकेंड चीज इज जो भी आपको आर्टिकलशिप में सिखा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सीखो, बहुत शिद्दत से सीखो, क्योंकि वो जब आप सीए बन जाओगे ना उसके बाद अगर आप जॉब में जाओगे ना तो तब आपको बहुत काम आएगा। बिकॉज तब आपको अपना आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस जो भी आपने सीखा, एक बार आप सीए बन जाते हो ना लोग अज्यूम करते हैं कि आपको सब आता है। तो और अगर आपने नहीं किया वो ढंग से तो जॉब में दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए उसको सही से सीखो, जो भी आप डिपार्टमेंट करो उसको सिंसियरली लो। ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें सिखाता है आर्टिकलशिप। जो सीए का है वो तो सिखाते ही है प्रैक्टिकली, बट कम्युनिकेशन सिखाता है, नेगोशिएट करना सिखाता है, लोगों से बात करना सिखाता है, क्लाइंट से डेटा लेना सिखाता है, हर चीज सिखाता है। कॉर्पोरेट कल्चर एक तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर मिल जाता है इस एज में। यस। सो जब आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, शायद से बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, बट अप्रोच कैसे करते हैं कंपनीज को? कुछ लोगों के रेफरेंसेस हो जाते हैं तो वो रेफरेंस से कर देते हैं, जिनके अलग कॉन्टैक्ट्स है या तो उससे करो, या फिर अगर जैसे आपने बताया कि आपकी ऑडियंस टियर 2 टियर 3 सिटीज की है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उनके वो मेहनती बहुत होते हैं, बहुत उनमें मेहनत करने का जुनून होता है, बट इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, रेफरेंस नहीं होते, तो उनको समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाए। तो आई वुड सजेस्ट इज लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जाओ लिंक्डइन पे, लोगों को अप्रोच करो, लोगों को रीच आउट करो। अगर जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हो उसी कंपनी वाले के अगर कोई लोग हैं उनसे रेफरेंस निकालो, कांटेक्ट निकालो, बताओ कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, एंड और ऐसे करके अपना सीवी या वो भेजो लोगों को। बिकॉज अगर कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज कंपनी भी कोई हायर करेगी तो देखेगी ये किसके रेफरेंस आए हैं, राइट? तो रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ, या फिर नहीं है तो यूज करो फ्रेंड्स के, दोस्तों के। अगर कोई दोस्त उसकी कंपनी में है तो अगर आप उसी में इंटरेस्टेड हो एरिया में, उससे उसके साथ उसको रेफर करने बोलो। बट अगर वो नहीं है तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और जब एक बार सीए करके निकल जाते हैं तो फाइनल प्लेसमेंट की बारी आती है, क्योंकि जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे एमबीए हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, वहां पे कंपनी जाती है, नॉर्मली प्लेसमेंट के लिए आती है। बट जब सीए करके आप फाइनल निकलते हो तो क्या फिर से आर्टिकलशिप वाली कंपनी को ही अप्रोच करना चाहिए, या कुछ ऐसा है इंस्टीट्यूट का सेटअप है? जॉब के लिए अप्रोच कैसे करते हैं? खुद से आप जाते हो, अप्लाई करते हो वेबसाइट या लिंक्डइन या अपने कनेक्ट, या कैसे करते हैं? तो अब आप बोल रहे हो कि बच्चा सीए बन गया, अब उसको जॉब करनी है। तो अगर जॉब करनी है तो जहां से उसने आर्टिकलशिप की, अब बेनिफिट क्या हो सकता है कि आपके कंपनी वाले आपको ऑलरेडी जानते हैं, उनको पता है कि आप कैसा काम करते हो, उनको पता है कि आप कितनी डेडिकेशन से आप काम करते हो। तो ये एक इजी हो जाता है कि जिधर से आर्टिकलशिप की उधर ही जॉब मिल जाए, ये इजी हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रही है, वेरी कर रही है, आपको कुछ और चाहिए, या फिर आपको कोई और काम करना है सीए के बाद, आर्टिकलशिप में जो किया उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, अब जॉब करनी कुछ और सेक्टर में करनी है। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो आप डिसाइड, थोड़ा टाइम लो, सीए बनने के बाद 1-2 महीना लो और डिसाइड करो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस सेक्टर में काम करना चाहते हो, उसके बाद आप डिसीजन लो। गॉट इट। करियर तक की तो बात हो गई, बट बीच में थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। आपका जो एक जर्नी था वो कितने टाइम का था? आपने सीए मतलब जो पहला फॉर्म फिल किया था और आपका सीए जो फाइनल अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, उसमें कितना टाइम लगा था? मैंने सीए का फॉर्म फिल किया था मार्च 2017 में। और मैं सीए बनी थी वो था जून 2022 में। ओके, तो 5 इयर्स लगे थे। हाँ। तो ये 5 इयर्स क्या है, मतलब एट पार है कि अच्छा माना जाता है कि अगर 5 साल में कोई बन रहा है तो वो अच्छा है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि टाइम बहुत लगता है, वो डेफिनेशन बहुत का कोई देता नहीं है। तो एक जो बेस्ट स्टूडेंट है जो कि एक अटेम्प्ट में ही क्लियर करा, जो कि पॉसिबल होगा नहीं, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होगा, नहीं तो सब लोग क्यों बोलते हैं कि बहुत टाइम लगता है। तो एक बेस्ट स्टूडेंट जो है जो कि एक अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है, उसको कितना टाइम लगता है मिनिमम, और एक मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स तक जाना चाहिए? फिर उसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो बेटर है कि मैं अपने करियर ऑप्शंस देख लूं और वहां से मैं दूसरी तरफ मूव कर जाऊं। तो अगर आप बेस्ट का पूछ रहे हो तो 4 से 5 साल में बन जाता है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज पास कर देता है तो। अगर उसको बहुत अटेम्प्ट लग रहा है, से फॉर एग्जांपल कि अगर फाउंडेशन 3 से 4 बार में क्लियर नहीं हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है,
पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है टाइम की भी, यू नो। कोई डिग्री भी नहीं मिल रहा। हाँ, और कोई डिग्री भी नहीं मिल रही है, और हो सकता है कि उस टाइम पे आप कुछ और कर लो। बट इसके साथ ऑफ कोर्स बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंडेंट है, जैसे अगर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसको पैसे की कितनी ज़रूरत है, उसको डिग्री की कितनी ज़रूरत है, या फैमिली बिजनेस है या नहीं है। अगर फैमिली बिजनेस है तो बस सीए बन जाओ, अगर नहीं बन पा रहे हो तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है, अब खुद से सब खड़ा करना है, तो उसको माइंड में रखते हुए कि हाँ चलो अगर आप सीए करोगे फिर जॉब लगेगी इतने की, फिर ये कुछ स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा उसको भी कंसिडर करो। बट ऑन एन एवरेज आई वुड से कि अगर 4 से 5 साल बेस्ट है, तो 7 से 8 साल तक बन जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ड्रैग होता है। मतलब 26 मैक्सिमम 27 तक आई वुड से हो जाता है। दो दिस इज वेरी वेरिएबल, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसके लिए हाँ, ऐसा नहीं कि इतना ही होना चाहिए, यही आई हैव सीन पीपल जो 30 साल में बने हैं, खुश है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक टाइम की वैल्यू होती है। अगर आप पूरा जो टाइम है इसी में दे दोगे ना, भले सीए बन जाओगे, बट कहीं ना कहीं वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत लूज कर दोगे। इसलिए अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, अटेम्प्ट जल्दी से जल्दी बनना बहुत जरूरी है। प्रेशर में नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है, सही रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है, और फिर जल्दी से जल्दी सीए बनना है। ओके, सो आपका कोई मंत्रा ऐसा जो आपने फॉलो किया कि मेरा एक स्टडी का रूटीन था, या ये जो मटेरियल्स थे इसको कोई पर्टिकुलर टाइमिंग था, तो कोई अगर 3 या 5 मंत्रा देना हो जो कि एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है सीए के लिए, तो वो क्या होगा? तो अगर मेरे को सिर्फ 3 मंत्रा देना है कि जिससे कोई भी बच्चा सीए बन सकता है, फर्स्ट थिंग इज कि रोज रात को सोने से पहले अपने लिए नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना लो। कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा। उस बीच हर घंटे आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करो, ये एक रात पहले ही पता होना चाहिए, है ना। कि सुबह 4 बजे मैं उठती थी, 4 से 7 मेरा एक स्लॉट था, फिर 7 से 7:30 आधे घंटे का ब्रेक, उसमें मैं ब्रेकफास्ट करती थी, रेडी होती थी, उसके बाद वापस 3 घंटा, फिर वापस हाफ एन आवर का ब्रेक। तो आपको ऐसे 3-3 घंटे के मैं 4 स्लॉट बनाती थी, हर स्लॉट में मुझे पता होता था कि मुझे क्या पढ़ना है। फर्स्ट चीज वो है। सेकंड चीज ये है कि प्लीज इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है उसको अपना बेस मटेरियल रखो, उसको ही ज्यादा से ज्यादा रेफर करो। भले आप कोई भी क्लासेस में जा रहे हो, कोई भी प्रोफेसर के पास जा रहे हो, वो प्रोफेसर कितना भी अच्छा है, इंडिया का टॉप प्रोफेसर हो, बट आईसीआई अगर स्टडी मटेरियल बुक्स दे रहा है तो उसका कोई रीजन है। जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके पास भी एक बुक होती है इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल। इंस्टीट्यूट को पता है कि ये बुक हर बच्चे के पास है, तो वो उसके बेसिस पे बनाएगा ना। गांव में बैठा बच्चा है, उसके पास भी इंस्टीट्यूट की बुक होगी, उसको पता है, तो वो उस बेसिस पे क्वेश्चन पेपर बनाएगा। और तीसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जिद्दी बन जाओ। कोई भी चीज अगर लाइफ में कर रहे हो ना, तो खुद का जो अंदर की जो जिद होगी ना, वो ही आपको कुछ भी चीज हासिल करवाएगी। तो जैसे मैं एक चीज में बहुत मानती हूँ, आपने मंत्रा पूछा था कि जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। तो अगर किसी के पीछे अड़ जाते हो ना, दिन रात बस पागलपन जैसे बस पढ़ते रहते हो और अपना बेस्ट देते हो ना, तो ऊपर वाला देख रहा और वो पास करवाएगा। ओके, सो तो समराइज करते हैं, ये जो 3 मंत्रा दिए हैं सुरभि ने, सीए सुरभि गांधी ने, वो ये है, पहला कि आपका जो नेक्स्ट डे का प्लान है वो फिक्स होना चाहिए, टाइमिंग का। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो उसका ब्रेक आपके पास होना चाहिए कि कितने टाइम पे उठूंगा, कितने टाइम में मैं क्या पढ़ाई करने वाला हूँ, क्या कवर करने वाला हूँ। दूसरा कि आप जो इंस्टीट्यूट का बेस मटेरियल है उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, उसको जितना बार हो सके उतना बार रेफर कर लो। तीसरा है कि जिद्दी बन जाओ कि मुझे बनना ही है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, और जब जिद्दी बनोगे तो मंजिल मिल जाएगी। राइट। सो आपने जब सीए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाला जर्नी स्टार्ट हुआ। बीच में ही आपने बोला कि आपने योगा सिखाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये योगा वाला क्लिक कहाँ से हुआ? तो मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत सालों से योगा कर रही थी। और बीच में ऐसा कुछ हो गया था कि मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद वापस जब कोविड आया था तब मैंने उसके अराउंड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। योगा रिलेटेड मैं वीडियोस बना के अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइव आती थी, सिखाती थी लोगों को ऐसे। और मैंने अलग अलग पोजेज में योगा पिक्चर्स में क्लिक करती थी, और मेरा जो एक पिक्चर था वो ऋतिक रोशन तक पहुंचा था और उनने उनकी इंस्टाग्राम पे लगाया था।
तो दैट वाज अ बूस्ट कि मुझे ये और करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब कोविड था तब मैंने सिखाना स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके बाद मैंने जी बिजनेस पे भी मुझे बुलाया था इंटरनेशनल योगा डे पे, और ऐसे मैंने सुनील शेट्टी की जो कंपनी है उनके साथ भी कुछ शूट्स किए थे, FTC टैलेंट। तो मेरे जो योगा एपिसोड्स थे वो टेलीकास्ट हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बनता गया और साइड बाय साइड, और एक टाइम ऐसा था कि मेरी आर्टिकलशिप से ज़्यादा मैं योगा से कमा रही थी। बट फिर जैसे मैं CA बनी, मैं श्योर थी कि कहीं ना कहीं हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस ये मेरा पैशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। बिकॉज आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जब मैं देख रही हूँ, तो हर इंसान को हेल्थ की ज़रूरत है, हर इंसान को मन में शांति चाहिए, पीस चाहिए, भले कितने भी पैसे कमा लो, उनको एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस चाहिए। तो उसके बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ओके, तो जब CA बन गए तो कभी आपने सोचा आपको जॉब या कुछ किसी, क्योंकि सबका रहता है बिग 4 में जाना है, MNC में जाना है, तो आपका वो आया नहीं क्योंकि आप इधर सेट हो गए थे तो आपको इधर ही जाना था कि आपने ट्राई किया उधर, कैसा था? नहीं, एक्चुअली मैं जब CA कर रही थी ना, मैं तभी भी श्योर थी कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगी। तो ये तो मुझे पता ही था, बट CA भी मैं इसलिए बनी क्योंकि मैं इसमें घुस गई थी और मेरे पापा का सपना था CA बनने का, तो मुझे ऐसा था कि उनका सपना मुझे पूरा करना है। तो CA कंप्लीट करके मैं इस सेक्टर में आऊंगी, ये स्टार्टिंग से डिसाइडेड था। तो जैसे ही मैं CA बनी, फिर मैं वापस इसमें आ गई, योगा में, हेल्थ में। अच्छा, सो अभी आपका जो पूरा फोकस है वो योगा एंड योगा से रिलेटेड या हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन एंड उसी पे चल रहा है। करेक्ट, ठीक है। तो इससे पहले कि हम क्लोज करें, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट CA के सारी चीजें कवर कर ली है, आपका एक जो प्रोफेशन होता है वो भी सेट हो गया, तो आपको अगर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड भी अगर कोई 3 टिप्स देने हो जो आज की यंग जनरेशन है, क्योंकि जब CA के लिए लोग जाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है, तो वो स्टूडेंट के लिए भी हो गया या जैसे हम जैसे कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे बहुत तरीके के प्रेशर आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल, फूड और ये जो डेली रूटीन है वो बहुत मैटर कर जाते हैं। तो अगर उस पर आपका कुछ टिप्स हो तो वो जरूर बताइए। तो अगर मुझे सिर्फ 3 टिप देनी हो जिससे आप अपनी हेल्थ को सही कर सकते हो, फर्स्ट थिंग इज, सारे जितने भी फूड डिलीवरी एप्स है ना जो 10 मिनट में खाना ले आते हैं, सोचो और खाना आ जाता है, उनको सबसे पहले डिलीट करो। ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी पैसे वेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये किस में जा रहा है, जंक फूड में जा रहा है। अगर आप वहां से फ्रूट्स मंगा रहे हो, हेल्दी आइटम मंगा रहे हो, हेल्दी फूड्स मंगा रहे हो, तो ठीक है, तो यूज करो। बट ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो इंसान क्या मंगाता है, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ये सब चीजें मंगाता है, उनको सबको डिलीट करो। सेकेंड चीज है वो मैं बोलूंगी कि अपना जो रूटीन है सुबह उठने का और रात को सोने का, वो फिक्स रखो। जब मर्जी आए सो रहे हो, जब मर्जी आए उठ रहे हो, रात को देर तक चैटे कर रहे हो। रात को देर तक चैट करने से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, सिर्फ डार्क सर्कल्स मिलेंगे। तो ध्यान रखो कि सही टाइम पे सो, सही टाइम पे जगो। एक जो हमारे जो बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग फॉलो करते थे, वो इतने साल तक जी रहे, क्योंकि उनका एक रूटीन होता था। तो एक फिक्स रूटीन होना बहुत जरूरी है। और थर्ड चीज है, मुझे सुरभि गांधी 99 को हर जगह फॉलो करो। ओके, ठीक है, वो हम डाल देंगे, जो भी आपका प्लेटफॉर्म का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में। दूसरा जो आपने बोला उसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे कि जो ये है मोबाइल वाला है, एक तो फूड वाला तो ठीक है कि वो है, लोग यूज करते हैं, उसको हटा दे तो बेटर है, क्योंकि वो जंक फूड है, जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उससे बच जाएंगे, तो हेल्थ के साथ साथ जो है फाइनेंशियल वेलनेस भी हो जाएगी साथ में। हाँ, करेक्ट। तो और दूसरा जो आपने बोला कि सोने वाला रूटीन, वहां पे मुझे नहीं लगता कि वो चैट रीजन है। आज के डेट में ये जो कंटेंट है ना, रील्स एंड शॉर्ट्स की, 2 और देख लेता हूँ कि शायद कोई एक ऐसा मिल जाए जिसको शेयर कर पाऊं, तो वो उसके लिए आपका क्या है, मतलब आप कैसे फॉलो करते हो? आपने कोई डेड एंड लगा के रखा कि नहीं ये टाइम पे मैं बंद करने वाली हूँ मोबाइल, चाहे कुछ भी रील देख रहे हो या कोई भी कंटेंट या कोई भी सीरीज देख रहे हो? क्योंकि आज नेटफ्लिक्स का जमाना है, हॉटस्टार का जमाना है, कभी भी स्टार्ट किया आप सोचा कि नहीं ये फिनिश कर लेते हैं। अब टारगेट मेरा सोने के टाइम का नहीं है, मेरा जो शेड्यूल हो गया, अब ये शो डिसाइड करेगा कि ये अगर 9 बजे खत्म हो रहा है तो मैं 9 बजे सोऊंगा, अगर ये सुबह के 3 बजे खत्म हो रहा है तो मैं 3 बजे सोऊंगा, बट जगना तो मुझे टाइम पे, क्योंकि ऑफिस तो जाना है, उधर बॉस की गाली खा नहीं सकता। तो उस पर आप कैसे फॉलो करते हो? तो मैंने मेरी लाइफ में आज तक नेटफ्लिक्स का कोई शो नहीं देखा है, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने नहीं देखा है तो आप भी मत देखो। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि सबके लिए वो एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है, बट आई फील कि
एक लिमिट होनी बहुत ज़रूरी है। चलो अगर कुछ लाइफ में बहुत अच्छे काम कर रहे हो और एक दिन अपने आप को कोई ट्रीट दे दी या फिर एक दिन थोड़ा सा चीट डे कर लिया, दैट इज़ फाइन 15-20 दिन में। बट ऐसा हो रहा है कि रोज़ बस 2-2 बजे तक सो रहे हो और 2-2 बजे तक कोई सीरीज शो देख रहे हो, तो अभी समझ नहीं आएगा, बट बाद में जब आपकी एज होगी तब हेल्थ डिजीजेस बहुत बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट साइंस ने ये भी बताया कि जो लोग रात को लेट तक सोते हैं उनको हार्ट डिजीजेस का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये 2 चीज़ों से बचना चाहते हो तो या तो अभी करो और आगे भुगतो, या फिर अभी संभल जाओ और आगे एंजॉय करो। ठीक है, एक फाइनल मैसेज जो ऑडियंस है, जैसा मैंने बोला कि ये वीडियो हम खासतौर से रूरल ऑडियंस या टियर 2 ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जो एस्पायरिंग है या जो सोच सकते हैं, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है। तो सीए बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारी जनता चाहती है कि मैं भी क्या करूं, बीकॉम करो, सीए करो या बीएससी करो, जो भी जिस भी स्ट्रीम से आता है। तो उसके लिए एक मैसेज कि अगर वो सीए की तरफ सोच रहा है तो क्या माइंडसेट से आना चाहिए, क्या सोच के आना चाहिए, कितना टाइम, एफर्ट और उसके बाद क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। जब आप इस फील्ड में घुस रहे हो तो इसलिए मत घुसो कि दूसरे लोग घुस रहे, दोस्त घुस रहे इसलिए आप भी घुस गए। जेन्युइनली पूछो कि आप करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आप इस कोर्स को अपने साल के 5 साल दोगे और उसके बाद आगे अगर जॉब करोगे तो पूरी जिंदगी जोगे, अगर आप जॉब करोगे तो अभी डिसाइड कर लो कि आपको करना है कि नहीं करना है। और फिर अगर घुस गए ना, फिर मत सोचो कि शिट कुछ और करूँ, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर डाउट में मत जाओ, फिर अपना 100% दो। लोग क्या करते हैं, घुस जाते हैं एकदम कॉन्फिडेंस है और फिर बीच में खड़े होकर बोलते कि अब करूँ कि नहीं करूँ, कुछ और करूँ क्या, छोड़ देता हूँ बीच में, पापा का बिजनेस कर लेता हूँ। देखो अगर वो सब चीजें करने मिलेगी, बट अगर घुस गए हो ना तो ये आपका डिसीजन था, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। अब घुस गए हो ना तो करके बताओ। सही है, तो बेसिकली अगर डिसाइड करो तो फुल डिसाइड करो और फुल ऑन जाओ। हाँ, नहीं तो हिम्मत रखो छोड़ने की। अगर हिम्मत नहीं है छोड़ने की तो हिम्मत रखो पूरा 100% देने की। नाइस, थैंक यू सुरभि, आप आए, काफी अच्छे से आपने एक तरीके से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में, शूट करने में। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल्सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस हियर रिलेटेड देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको हर जगह मेरा अकाउंट है वो सुरभि गांधी के नाम से मिल जाएगा। सो यू कैन रीच आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।